हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट 2014 से लेकर 2025 यानी जनवरी 2026 तक के सभी पीवाईक्यू इस वीडियो में करेंगे। और भाई, यूनिट वाइज हम करेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज हम करेंगे। ठीक है, तो पहली यूनिट लगी हुई है यूजीसी नेट में, हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, तो इससे आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कंप्लीट पहली इकाई अपनी इस वीडियो में हो जाएगी। एक ही क्लास में हम अपने एक इकाई कंप्लीट कर लेंगे। तो हिंदी भाषा और उसका विकास। ठीक है, इकाई 1.1 है और हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं पेपर में भी। तो पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्न है भी, देख लो आप सभी। तो पहला है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। ये जनवरी 2017 का पेपर में आया था। तो ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। तो पहली शताब्दी, छठवीं शताब्दी, नवीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो भाई, ईसा की 11वीं शताब्दी। ठीक है, 11वीं शताब्दी से अपभ्रंश भाषा का इस्तेमाल लोक भाषा के तौर पर होने लगा था। यानी चार ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और अपभ्रंश को अवट भाषा भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। जो अपभ्रंश है इसको अवट भाषा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। और अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषाओं के मध्यकाल की आखिरी अवस्था थी। ये प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी थी। ठीक है, अपभ्रंश से ही हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती जैसी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास भी हुआ है भाई। ठीक है, और अपभ्रंश शब्द का प्राचीनतम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाकाव्य में हमें देखने को मिला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। तो सौर सैन्य अपभ्रंश से कौन सी भाषा का विकास हुआ है। गुजराती का, पंजाबी का, मराठी का या सिंधी का। तो भाई, सौर सैन्य अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं कौन कौन सी है जो सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, गुजराती, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी। ठीक है, ये सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं भी। ये कहीं आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, आर्य भाषा में कौन सी भाषा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या अंग्रेजी। तो भाई, जो तुर्की भाषा है ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि अंग्रेजी भी है। भारोपीय भाषा परिवार की जर्मनी भाषा शाखा से संबंधित है। ठीक है, अंग्रेजी। ठीक है, इस और तुर्की भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तुर्की भाषा तुर्क भाषा परिवार में की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है भी। जो तुर्क, जो संस्कृत, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, और प्राकृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित करना है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई ये। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्राचीन संस्कृत, सौरसैनिक, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो भाई देखो, सबसे पहले आएगी हमारी प्राचीन हिंदी, फिर लौकिक हिंदी, फिर सौरसैनी हिंदी और लास्ट में आएगी पश्चिमी हिंदी। तो ए सी, ठीक है, ए सी बी डी। तो ए सी बी डी हमारा ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। है इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था। और वैदिक संस्कृत काल की ये है और इसमें वेदों की भी रचना हुई थी। लौकिक संस्कृत जो है इसका समय 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व है। इस अवधि में महाकाव्य और शास्त्रों की रचना हुई थी, जैसे रामायण और महाभारत। सौरसैनी जो है इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है, और प्राकृत भाषा की एक शाखा थी ये, और जो मध्यकाल में विकसित हुई और अपभ्रंश भाषाओं को आधार बनी थी भी। और जो पश्चिमी हिंदी 1000 ईस्वी के
बाद की है, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है पश्चिमी हिंदी भी। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सी भाषा ऐसी है जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो यूनानी है, लेटिन है, फारसी है या अरबी है? तो जो अरबी है, ठीक है, जो अरबी भाषा है ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है भाई। अपना 4 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताना है। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं, इसके ऑप्शन यहीं पे रख लेते हैं। तो पहले सौर सैनी आएगा, हमने अभी देखा है। ठीक है, सौर सैनी के बाद भाई नागर आता है, फिर पश्चिमी हिंदी आता है, फिर वर्तमान हिंदी आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ही बिल्कुल सही होगा, यानी ए बी सी डी बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन ही अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, और जो गुरु जी हैं, ठीक है, ये हिंदी भाषा और साहित्य के एक महान विद्वान, भाषाविद और व्याकरणाचार्य है। उनकी प्रमुख कृति है हिंदी व्याकरण। ठीक है, कौन सी है? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण को हिंदी भाषा का पहला व्यवस्थित और वैज्ञानिक व्याकरण माना जाता है। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है भाई, ये हमें बताना है। तो संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी या फारसी? जो अरबी है भाई, ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्य भाषा जिन्हें भारतीय भाषा परिवार की भारतीय शाखा भी कहा जाता है, जैसे इसमें संस्कृत आती है, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषा इसमें शामिल है भाई। ठीक है, जो अरबी भाषा है ये सेमेटिक यानी सामी भाषा परिवार की सदस्य है, जो आर्य भाषाओं से क्या है? अलग है। अगला क्वेश्चन है, सौर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी नहीं है भाई। आधुनिक सौर सैन्य अपभ्रंश से निकलने वाली आधुनिक भाषा नहीं है, बल्कि ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलने वाली भाषा है भाई। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती, ठीक है, ये सभी सौर सैन्य अपभ्रंश से निकलने वाली भाषाएं हैं। आगे क्वेश्चन है, पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कचायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां हैं? तो कितनी ध्वनियां हैं पाली में भाई? 40 है, 41 है, 42 है या 43 है? तो कच्चानयन के अनुसार पाली भाषा में कुल 41 ध्वनियां थी, जिनमें 8 तो स्वर थे और 33 व्यंजन शामिल थे। आगे क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सौर सैन्य अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। 2 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख बोले आते जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है भाई, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है, ठीक है, तो दूसरा उसका कारण के रूप में है। ठीक है, हमें देखने हैं ये। तो अभिकथन देख लेते हैं। तो अभिकथन, खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है, इसने हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित किया है। बिल्कुल सही है भाई। अब इसका कारण देखते हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोकगीत, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। तो भाई अभिकथन भी सही है और कारण भी इसकी सही है। तो वो देखते हैं, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में देख लेते हैं कौन सा हमारा सही है। देखो, जनवरी 2026 में आया था ये। तो दोनों ए और आर सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अपना पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारी हिंदी भाषा और उसका विकास वन है, उसका 1.2 है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। इससे हम अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से परीक्षा में आए हुए हैं ये क्वेश्चन आंसर। तो भाई पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म हमें बताना है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का, तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी, बांगड़ू या खड़ी बोली बुंदेली। तो भाई देखते हैं कौन सी आती है। तो भाई देखो, कन्नौजी अवधी नहीं, ब्रज बघेली भी नहीं, छत्तीसगढ़ी भी नहीं, खड़ी बोली और बुंदेली आती है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों में। यानी जो अपना 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। और जो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। आगे है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बांगरू है, बघेली है, ब्रज भाषा है या भोजपुरी है। तो जो बघेली है ये भाई अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। भाई आपको ध्यान रखना है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी भाई। ठीक है। और बांगरू क्या है? ये हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली एक बोली है जो सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है। बघेली यह मध्य खंड क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है और अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ब्रज भाषा ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है और सौर सैन्य अपभ्रंश से विकसित है। भोजपुरी यह बिहार प्रदेश, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है और मागधी अपभ्रंश से विकसित है। आगे है इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ठीक है, ओकार बहुला नहीं है। भाई कुछ बोलियां आकार बहुला होती है और कुछ ओकार बहुला होती है, तो इसमें से बतानी ओकार बहुला नहीं है। तो कौन सी नहीं है? खड़ी बोली है, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी। तो जो खड़ी बोली है ये ओकार बहुला नहीं है। ठीक है। ओकार बहुलता का मतलब होता है उस बोली में ओ ध्वनि का प्रचलन या अधिक उपयोग होना। खड़ी बोली यह हिंदी का एक प्रमुख रूप है जिसे वर्तमान में मानक हिंदी के रूप में अपनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। और खड़ी बोली में ओकार बहुलता नहीं है, इसमें ए और ई ध्वनियों का प्रचलन अधिक होता है। ठीक है। और ओ का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है। ब्रज बोली में ओकार बहुलता होती है, बुंदेली में भी क्या है? ओकार बहुलता होती है और कन्नौजी में भी। आगे है इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसमें से भी कौन सी ऐसी बोली है जिसका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? तो कौन सी है? अवधी है, मगही है, भोजपुरी या मैथिली। तो जो अवधी है इसका बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ठीक है। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं भी। ठीक है। और जो अवधी है इसका संबंध बोली है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। आगे है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? इसमें से ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और मगही। ठीक है। जो मगही है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पश्चिमी हिंदी की बोली मगही नहीं है, ये बिहारी हिंदी की उपभाषा है। किसकी है? बिहारी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, ध्यान रखना है। और बिहार के पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा और झारखंड के पलामू, बहाजिरबाग के क्षेत्र में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रज भाषा आती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, खड़ी बोली हरियाणवी, दखनी, ठीक है, ये आती है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। आगे निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, बोलियां दे रखी हैं और उनके क्षेत्र के साथ हमें सुमेलित करना है इनको। तो देखते हैं भाई, जो इनका कूट है ये भी साथ में ले लें क्या? चल नहीं, पहले देख लेते हैं। तो भाई पहले जो आती है वो, ठीक है, खड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? बिजनौर में, तो ए का 4 हो गया। ठीक है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? आगरा में, तो बी का 3 हो गया। बांगरू कहाँ पे बोली जाती है? ये करनाल में बोली जाती है भाई, तो सी का 5 हो गया। अवधी कहाँ पे बोली जाती है? जो अवधी बोली है सुल्तानपुर में बोली जाती है, तो डी का 2 हो गया। तो ए का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 2, तो 4 3 5 2, 4 3 5 2 हमारे दो ऑप्शन में है,
तो दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती। तो इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी और मगही। जो छत्तीसगढ़ी है ये बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी की एक बोली है भाई, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। आगे है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। तो देख लेते हैं जो भी हमारा क्वेश्चन है। जो पश्चिमी पहाड़ी है ये कहाँ पे बोली जाती है, शिमला में, तो ए का 3 हो गया। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में, तो बी का 1। भोजपुरी गाजीपुर में, सी का 4 हो गया। और मगही कहाँ पे बोली जाती है, पटना में, तो डी का 2 गई। तो 3 1 4 2, तो 3 1 4 2, तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है। ठीक है, राजस्थान की नहीं है वो हमें बतानी है। तो मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी या मेवाड़ी। तो भाई जो मंडियाली है ये राजस्थान की बोली नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले और मंडी घाट में बोली जाती है ये। आगे है, निम्नलिखित हिंदी के निम्नलिखित लोक मंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित करते हैं। तो देख लेते हैं, सूची एक में लोक मंचीय रूप है और सूची 2 में क्या है, प्रांत है। जो भी ये सांग है ये कहाँ पे किया जाता है, ये हरियाणा में किया जाता है, तो ए का 3। जो विदेशिया है ये बिहार में, विदेशिया कहाँ पे, बिहार में भाई, बी का 4। और जो माछ है ये मध्य प्रदेश में, सी का 1। और जो ख्याल है ये राजस्थान में भाई, तो डी का 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी की, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। जो मगही है ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बल्कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी। किसके, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी भी। आगे, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करते हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी कौन सी है भाई, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, कौन सी आएगी, पश्चिमी, बुंदेली, ए का 2। पूर्वी हिंदी, जो पूर्वी हिंदी है वो बघेली, बी का 3 हो गया, पूर्वी हिंदी बघेली। मगही, जो बिहारी हिंदी है ये मगही, बिहारी हिंदी मगही। ठीक है, बिहारी हिंदी मगही हो गई। और राजस्थानी मेवाती। तो भाई 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमारा 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित करना है। फिर क्वेश्चन आ गया है यही घुमा फिरा के, फिर सांग हरियाणा में होता है, ए का 4। ठीक है, माछ हमने अभी देखा है कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है, मालवा और मध्य प्रदेश में, तो सी का 2 हो गया। नाच, जो नाचा है ये कहाँ पे होता है, ये छत्तीसगढ़ में होता है भाई। तो रह कौन सा गया, नौटंकी, ये उत्तर प्रदेश में भाई। ठीक है, नौटंकी कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश में। तो 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमारा ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मालवी का केंद्र है, जो मालवी है इसका केंद्र कौन सा है, मालवी का केंद्र कौन सा है, जयपुर है, इंदौर है, जोधपुर है या जबलपुर है। तो जो मालवी भाषा है इसका प्रमुख केंद्र इंदौर रहेगा, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। मालवी जो राजस्थान की उपबोली है, मुख्यतः मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र में इंदौर, उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर और सीकर जिले आते हैं। इंदौर मालवा क्षेत्र का एक प्रमुख शहर
होने के नाते मालवी भाषा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है भाई। और राजस्थानी उपभाषा की बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है भाई। ठीक है, आगे है सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो मारवाड़ी सूची 1 में बोली दे रखी, सूची 2 में क्षेत्र है। मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी और मेवाती। तो अब हमें ये बताना है ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। जो मेवाड़ी है, ठीक है, जो मारवाड़ी है, ठीक है, ये अजमेर में बोली जाती है भाई। मारवाड़ी अजमेर में बोली जाती है। हाड़ौती जो है ये कहाँ पे बोली जाती है? कोटा में बोली जाती है। ढूंढानी ये जयपुर में बोली जाती है भाई, सी का 4। और जो मेवाती है ये अलवर में बोली जाती है, तो डी का 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे है क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। क्या भी उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का है ये कथन? उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ये कथन किस विद्वान का है? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है? तो ये कथन भाई चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का रहेगा। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। उपभाषा दे रखी है और बोलियां दे रखी है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी, ठीक है, और यहाँ पे बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएगी? ब्रजभाषा आएगी, 1 का 3। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी है। और पहाड़ी हिंदी के अंदर गढ़वाली है। तो डी का 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 भाई, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो अपनी दूसरी इकाई भी कंप्लीट होती है। अब तीसरी इकाई देखते हैं हम। ठीक है, तो अपनी भाई पहली इकाई की 1.3 हिंदी का भाषिक स्वरूप करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम जो आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो हमें कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण बताना औ, ए, क या त। तो भाई जो कंठोष्ठ ध्वनि है इसमें जो अपना ए आंसर है अपना बिल्कुल सही रहेगा। औ जो है ये कंठोष्ठ ध्वनि रहेगी। ठीक है, ए और बड़ा ए दोनों ही कौन से होते हैं? कंठ तालु ध्वनियाएं होते हैं। कंठ तालु ध्वनि होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जो वह है ये दंतोष्ठ ध्वनि होती है। ये भी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। जो क है ये हमारी कंठ ध्वनि है और जो त है ये हमारी दंत ध्वनि रहेगी। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, पद कहेंगे या समास कहेंगे? तो भाई जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तेरा आंसर अपना बिल्कुल सही है। वाक्य किसको कहते हैं? शब्दों के समूह को जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसको वाक्य कहते हैं। ध्वनि किसको कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिससे क्या है उच्चारण किया जाता है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, समास किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त और सार्थक रूप को हम समास कहेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? जो संयुक्त व्यंजन है ये हमें बतानी है। क, च, ट या औ। तो अभी हमने देखा है जो औ है तो ये तो क्या है? ये तो कंठोष्ठ ध्वनि है, अभी हमने देख लिया है। ठीक है, जो ट है ये मूर्धन्य है। ठीक है, च ये भाई, ठीक है, ये क्या है? ये द्वित व्यंजन है। क्या है? द्वित व्यंजन कहलाते हैं और सजातीय व्यंजन भी इनको ही कहते हैं और ये सजातीय व्यंजनों के मेल से ही बनते हैं। जो क है ये क्या है? ये संयुक्त ध्वनि है। ठीक है, ये क और य से मिलकर बनी हुई ध्वनि है तो इसको संयुक्त व्यंजन हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम हमें बताना है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम: ध्वनि शब्द वाक्य या पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द या ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो भाई
क्या आएगा, पहले ध्वनि, फिर उसके बाद शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर वाक्य बनता है। तो 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उचित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। कंठ से लेकर मुख विवर तक। तो भाई देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो कंठ ही आएगा, ठीक है, फिर तालव्य, फिर वत्स्य, फिर दंत्य, फिर ओष्ठ। तो अपना ए आंसर ही बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। ठीक है, जो हमारे पास क्या, देखो ये कोमा, ये सेमीकोलन, ये क्वेश्चन मार्क और ये पूर्ण विराम। ठीक है, तो कौन सा नहीं लिया गया अंग्रेजी से। तो भाई जो 4 है, जो पूर्ण विराम है, ये अंग्रेजी से लिया गया नहीं है, क्योंकि ये हिंदी की मूल भाषा संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये कोमा होता है यानी अल्प विराम होता है, इसका प्रयोग वाक्यों में छोटी छोटी रुकावटों को सूचित करने के लिए किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है, इसका उपयोग वाक्य में पूछे गए सवाल या प्रश्न को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सेमीकोलन का प्रयोग वाक्य के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, प्रयत्न के आधार पर जो लय है ये किस प्रकार की ध्वनि है। जो लय है ये भाई किस प्रकार की ध्वनि है। लय के बारे में पूछा है, किस प्रकार की है। पार्श्विक है, उत्सिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षहीन है। तो जो लय है भाई ये पार्श्विक ध्वनि रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। उत्सिप्त ध्वनि कौन सी होती है। जो उत्सिप्त है ये कौन कौन से होते हैं, ढ और ढ होते हैं। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित ये कौन सा होता है, प्रकंपित कह देते हैं, लुंठित कहते हैं, ये र होता है भाई। और संघर्षहीन कौन से होते हैं, तो इनको हम अंत्यस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ये 4 होते हैं, ये र ल व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। ठीक है, ये आपको बताना, जो अघोष ध्वनि है वो हमें बताना है। तो कौन सा इसमें से अघोष है। तो देखते हैं अघोष कौन सा होता है। अघोष भाई वर्ण का पहला और दूसरा वर्ग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला दूसरा होता है अघोष। ठीक है, और उसके साथ साथ अघोष में स और स आते हैं, ये आते हैं अघोष में। तो यहाँ पे देखते हैं पहला और दूसरा। तो इसमें पहला और दूसरा ग घ तो नहीं है भाई। ठीक है, ये तो तीसरा चौथा ड ढ भी नहीं है, द ध नहीं है। प और फ है, पहला और दूसरा प फ है, इसलिए अघोष यही हो गई है भाई। ये आपको ध्यान रखना है। और जो बाकी की है सभी घोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये सभी घोष ध्वनियाँ 3 4 5 होते हैं। वर्ग का जो वर्ग है इसका 3 4 5 वर्ण होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये र ल व सघोष के अंतर्गत आती है और है आते हैं, और जितने भी स्वर है ये भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। आगे है, ऋण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ऋण वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, मूर्धा है, वत्स्य है या कंठ है। तो इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा रहेगा ण का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऋतु रसाना में मूर्धा। ठीक है, इसमें री भी आता है। ठीक है, और ट वर्ग कंप्लीट आता है, और साथ के साथ र और श भी आते हैं। ट ठ ढ ढ ण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2 आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं। तो कितने हैं भाई, वर्णों के भेद 3 है, 4 है, 2 है या 5 है। तो भाई अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, विवर्त, स्पष्ट, ईषत्, विवर्त, ईषत् स्पष्ट और संवृत भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। जो तौलिया है ये किस भाषा का शब्द है। उर्दू है, हिंदी है, पुर्तगाली है या तुर्की है। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो पुर्तगाली का रहेगा।
तो भैया देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत लिख रखे हैं, पुर्तगाली का रहेगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन थोड़े गलत है, ये आपको ध्यान रख। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसको क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे हम? तो उसको क्या कहेंगे भाई? विकृतव्य, कारक, संबंध सूचक या क्रिया विशेषण। तो उसको भाई हम संबंध सूचक कहेंगे। 3 आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? जो सिफारिश है किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, फारसी का, अरबी का है, तुर्की का। तो जो सिफारिश है ये अरबी भाषा का शब्द रहेगा भाई। और अरबी भाषा में काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? अदालत पूछा जाता है, अदब, औरत, अकल और अलमारी। ये अरबी भाषा के महत्वपूर्ण शब्द है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है या उद्देश्यवर्धक वाक्य है? तो भाई ये मिश्र वाक्य रहेगा। ठीक है, मिश्र वाक्य कहते किसको है? ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, जिन्हें संयोजक अव्यय जैसे कि, यदि, क्योंकि, इसलिए, ताकि द्वारा जोड़ा जाता है। और इस वाक्य का विश्लेषण मुख्य वाक्य क्या है? इस वाक्य में जो मुख्य वाक्य है क्या है? इस मेले का उद्देश्य है। और इसका आश्रित उपवाक्य क्या है? व्यापार की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो आंसर अपना 2 बिल्कुल सही रहेगा। और साथ ही कर्ता और एक ही क्रिया, यानी एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य हम कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, या, लेकिन, किंतु अथवा इसलिए आदि द्वारा जुड़े होते हैं उसको संयुक्त वाक्य हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? तो कौन सा शब्द रूढ़ है भाई? यौगिक नहीं है। तो रूढ़ शब्द होता है ना, पीला, झटपट, घुड़सवार या पंकज। और जो पीला शब्द है ये क्या है? रूढ़ शब्द है, ये यौगिक शब्द नहीं है भाई। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होते हैं और जिनके खंड करने पर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता। जैसे पीला, अगर हम पी प्लस में ला करेंगे तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांश से मिलकर बनते हैं उसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घुड़शाल, ठीक है, घोड़ा प्लस में शाल। ठीक है, ध्यान रखना आपको। आगे है योगरूढ़ और देख लेते हैं। 2 तो हमने देख लिया, योगरूढ़ और आपको बताते हैं। योगरूढ़ शब्द क्या आते हैं? वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उनको हम योगरूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, ठीक है, पंक प्लस में जय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कीचड़ में जमना, कीचड़ में जन्मा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन यह कमल के लिए रूढ़ भी हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? फारसी का शब्द बताना है। दाग है, औरत है, नीलम है, फीस है। ठीक है, तो जो दाग शब्द है फारसी का शब्द है भाई। ठीक है, याद रखना। जो है ये अरबी भाषा का शब्द अभी मैंने पीछे बताया है। नीलम संस्कृत का शब्द है और फीस क्या है? ये अंग्रेजी का शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन से है? जो दंत्य वर्ण हमें बताने हैं कौन से हैं। तो दंत्य की पहचान हम ट्रिक में तुलस से करेंगे। तय, वर्ग, कंप्लीट और लय और स, ये क्या आएगा? दंत्य के अंतर्गत आएगा। और दंत्य के अंतर्गत तय है, द, धन और लय और स होता है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी नहीं भाई। देखो ड और ढ ये तो मूर्धन्य है भाई। ठीक है, मैंने अभी पीछे बताया। तो द और ध, तो तैथ है ध ध न, ये इसमें आएगा, दंते में आएगा। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तुलस। ठीक है, तुलस में तय, वर्ग, कंप्लीट और ल और स, ये दंते है भाई। तो द और थ, द और धन, त थ द ध, द और ध, तो ये 4 में रहेगा। सी और डी हमारा सही है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द हमें बताना कौन सा नहीं है।
राय है, खेत है, दाहिना है, कवि है। जो कवि है ये तद्भव नहीं है, बल्कि क्या है, ये तत्सम शब्द है। कवि क्या है, तत्सम शब्द रहेगा भाई। तद्भव शब्द कैसे होते हैं, जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से जो के तो लिए जाते हैं उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। तद्भव संस्कृत भाषा से परिवर्तित शब्द, ठीक है, हिंदी में आते हैं उनको तद्भव कहते हैं। जो तत्सम शब्द संस्कृत से जो के तो लिए जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है भाई, हमें देखना कौन सा तद्भव नहीं है। तो ये तो सेम ही हो गया, दो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। आग है, बयार है, पंख है या अक्षर है। तो भाई जो अक्षर है ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है भी, तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा अक्षर शब्द भाई। और तत्सम शब्द की अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, संस्कृत से जो के त्यो लिए गए शब्दों को तत्सम शब्द हम कहेंगे। जो आग है ये अग्नि से बना है, अग्नि तत्सम है और आग तद्भव है, ठीक है। बयार ये तद्भव शब्द है, ये वात से बना है, वात या वायु से भाई। पंख ये पक्ष से बना है, पक्ष तत्सम है और पंख तद्भव है। आगे है सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, सूची 1 में तो नामकरण है, सूची 2 में क्या है, इसके वर्ण बता रखे हैं, कौन सा महाप्राण ध्वनि है, कौन सा घोष ध्वनि है, कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, कौन सा लुंठित आएगा। यहाँ पे लोडित लिख रखा है, लुंठित व्यंजन है। तो देख लेते हैं महाप्राण ध्वनियाँ। पहले तो देख लेते हैं महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो इसमें ख जो है ये महाप्राण ध्वनि रहेगी। और महाप्राण ध्वनियाँ कहते किसको हैं, महाप्राण ध्वनियाँ वे होती है जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है और है जैसी ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ग का भाई, ठीक है, दूसरा और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है भाई, ठीक है। ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और ढ। तो इसका ख और ढ ये क्या हो गए, महाप्राण हो गए भाई। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो महाप्राण ध्वनि, पहले का महाप्राण ध्वनि कौन सी है, ख है, तो एक का 4 हो गया। घोष ध्वनि अभी मैंने पीछे आपको बताई थी, घोष ध्वनि कौन सी है, ज है, ठीक है। तो बी का 1 हो गया, ठीक है। घोष ध्वनियाँ कहते हैं किसको, घोष ध्वनियाँ वे हैं जिनके उच्चारण में तंत्रियाँ कंपन करती हैं, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। कौन कौन सा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सघोष या घोष होते हैं। अघोष कौन सा आता है, पहला और दूसरा, ठीक है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तो क्या होता है, घोष होता है। अघोष पहला और दूसरा वर्ण होता है भी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पार्श्विक किसको कहते हैं, जो पार्श्विक है ये लय होता है और लुंठित क्या होता है, र होता है भाई। तो सी का 2 और डी का 3 भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं भाई, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ है। कथन उपयुक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर हमें देखना है। तो देखते हैं। तो पहला कथन है, गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण, बिल्कुल है भाई। गिरिधर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। गिरि प्लस में धर, गिरि को धरने वाला, अर्थात कौन, कृष्ण भगवान, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। राम कृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। राम और कृष्ण क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है भाई, बल्कि किसका है, तो ये द्वंद्व, जो द्वंद्व समास है हमारे पास उसका उदाहरण है, ठीक है। राम और कृष्ण, ठीक है, याद रखना है। तो पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा क्या हमारा गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला और दूसरा दोनों सत्य है, नहीं, पहला और दूसरा दोनों का गलत है। पहला सत्य है लेकिन दूसरा क्या है, असत्य है। तो अपना 3 बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अविकारी शब्द,
अविकारी शब्द हमें बताना है कौन सा है वे। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। तो अविकारी शब्द अपना क्रिया विशेषण रहेगा, संज्ञा विशेषण क्रिया, ठीक है, ये विकारी के अंतर्गत आते हैं वे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसंवर्त स्वर कौन सा है? अर्धसंवर्त स्वर हमें बताना कौन सा। तो देखते हैं आ, ए ओ या ऊ। तो भाई अर्धसंवर्त पूछा है, ठीक है। अर्धसंवर्त इनमें से ए और ओ है, तो अपना 3 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जो आ है ये विवर्त स्वर के अंतर्गत आएगा। किसके? विवर्त स्वर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आ का मतलब होता है ओपन, यानी खुला हुआ, जैसे आ बोल के देखना आपका मुंह खुल जाएगा। और ए और यहाँ पे औ है भाई, ठीक है। और इसके साथ साथ आप ए भी ऐड कर लेना। ये तीनों ही जो ये तीनों वर्ण है ये अर्ध विवर्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके? अर्ध विवर्त स्वर के अंतर्गत आते हैं तीनों के तीनों। इसमें क्या है? हाफ ओपन, जो हमारा मुंह है वो आधा खुला होता है। और अर्ध संवर्त क्या होता है? हाफ क्लोज, ए और ओ, ठीक है। इसमें क्या हमारा मुंह क्या है? आधा आधा बंद रहता है, ठीक है। उसके बाद जो ऊ और ऊ है, और इसके साथ साथ छोटी ई और बड़ी ई और री, ये संवर्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी क्लोज, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने आपको सभी बता दी है, तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, निम्न के संबंध में उपयुक्त कथन हमें बताना है। निम्न यानी स्वनिम, ठीक है। जो स्वनिम है इसके अकॉर्डिंग हमें सही बताना है। और नीचे भाई विकल्प दे रखे, इनमें से बताना है। तो देखते हैं भाई विकल्प में क्या कुछ सही है। वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते नहीं, इसका संबंध मौखिक भाषा से होता, बिल्कुल सही है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुत्तम इकाई है, नहीं, यह उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई, बिल्कुल सही है भाई। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, बिल्कुल सही है। तो अपना बी, डी और ई सही रहेगा, बी, डी और ई। तो बी, डी और ई हमारा 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है, आकारांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? ठीक है, तो देखते हैं क्या रहेगा। आ है, ए है, शून्य प्रत्यय है या ई है? तो भाई इसका विकृत रूप रहेगा शून्य प्रत्यय। आकार का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का हमें क्या करना है भाई? मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भाई सूची 1 में तो हिंदी व्यंजन दे रखे हैं, सूची 2 में क्या है? उनका उच्चारण स्थान दे रखा है। तो देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है पैफ है भय भय में, क्या भी? पैफ है भय भय में, तो ये किसका है? तो ये ओष्ठ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ए का हमारा 3 रखा, यहाँ पे ओष्ठ आएगा, तो पैफ है भय भय में ए का 3 आएगा, ठीक है। न है ल लह, इसका क्या आएगा? तो ये आएगा वतस्य, क्या आएगा? वतस्य आएगा, ठीक है। याद रखना, ये व्यंजन दांत और ओष्ठ के संयोग से उचित होते हैं, इसे वतस्य व्यंजन कहा जाता है। क ख ग घ, ये व्यंजन कंठ से होते हैं, तो यहाँ पे कोमल तालव्य आया हुआ है, ये अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। कोमल तालव्य क ख ग घ ड, ठीक है, जिन्हें कंठ व्यंजन हम कहते हैं। ये ध्वनियाँ कोमल तालु का सहारा भी लेती है, ठीक है। तो सी का 2 हो गया भाई, बी का 1 हो गया। च छ ज झ यहाँ, तो च छ झ झ यहाँ तो है नहीं, तो ये तालव्य है भाई। तो अपना 3 1 2 4, 3 1 3 1 2 4, ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। आगे है, किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण के अध्यायों का सही अनुक्रम हमें देखना है। तो यही समास में वर्तनी की स्थिति, वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन, हिंदी की कुछ क्रियाएं, नाम यानी संज्ञाएं, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और स्वर। तो भाई सही अनुक्रम में पहले सबसे पहले हिंदी की कुछ क्रियाएं, ठीक है, पहले आएगा ये। फिर है भाई नाम यानी संज्ञाएं, फिर ये आएगा। फिर हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार, फिर ये आएगा, ठीक है।
फिर समास में वर्तनी की स्थिति फिर ये आएगा ये ऑप्शन, फिर वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन फिर ये आएगा। ठीक है, तो सी डी ई, सी डी ई, ए बी, सी डी ई पहले देखते हैं, सी डी ई और ए बी, तो हमारा दो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? कामता 3, 4 या 5, तो कितने भेद माने हैं? तो भाई 2 माने हैं। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण के आधार पर 2 भेद माने गए हैं। ठीक है, ये कामता प्रसाद गुरु ने माने हैं, इनको 2 भेदों में इनको बांटा है भाई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अर्धसंवर्त स्वर निम्न में कौन सा होता है? अभी मैंने ऊपर बताया है जो अर्धसंवर्त स्वर है कौन सा है, तो अभी मैंने बताया अर्धसंवर्त पूछा है, तो आ है, ओ है, ऊ है या ई है, तो भाई अर्धसंवर्त स्वर पूछा है, तो कौन सा है? ओ है। ठीक है, 2 आंसर अपना बिल्कुल सही। आ कौन सा है? विवर्त स्वर है। ऊ कौन सा है? संवर्त स्वर है। ई, ये भी संवर्त स्वर आएगा। कारक का सही अनुक्रम हमें बताना है, तो कारक कौन सा आएगा पहले ये आपको बताना है, तो कारक का सही अनुक्रम बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, पहले क्या आता है? कर्ता, फिर कर्म, फिर करण। ठीक है, फिर करण आ गया, पहले बी आ गया, भी देखो बी सभी में दे रखा है। ठीक है, करण के बाद क्या आएगा? संप्रदान, ए पहला, दूसरा। ठीक है, फिर संप्रदान के बाद क्या आता है? अपादान, 3। अपादान के बाद क्या आता है? संबंध, 4। फिर क्या आता है? अधिकरण, ये 5। तो देख लेते हैं, पहले बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई, नहीं पहले फिर डी, फिर उसके बाद ई, फिर सी, तो अपना जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? तो इसमें कौन सा युग्म सही है? ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें संवर्त स्वर दे रखा है, सपर्श व्यंजन दे रखा है, विवर्त स्वर दे रखा है, संघर्षी व्यंजन दे रखा है और लुंठित दे रखा है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा युग्म सही है। नीचे विकल्प भी दे रखे हैं, युग्म सही है बताना है। तो संवर्त स्वर, अभी हमने पीछे देखा संवर्त स्वर मैंने कौन सा? छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और रे, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। सपर्श व्यंजन कैसे लेके मैं तक होते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बिल्कुल सही है। विवर्त स्वर ए नहीं होता, आ होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आ नहीं आता है। ठीक है, संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आ बिल्कुल नहीं आता है, ये भी गलत है। संघर्ष लुंठित है, ये ल नहीं है। ल तो हमने पीछे ही देखा है क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। लुंठित कौन सा होता है? र होता है भाई। तो अपना पहला और दूसरा ठीक है, यानी ए और बी सही है। ए और बी अपना 2 ऑप्शन में है, तो 2 ऑप्शन अपना सही रहेगा। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उच्चारण दे रखे और व्यंजन दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा उच्चारण किस में होता है। तो कंठ है, क्या वर्ग भाई? ठीक है, तो ए का 2 हो गया। मूर्धन्य ए, टैठ है ढण मूर्धन्य में आ जाएगा। दंत है, दंत में तैथ है धन है। ठीक है, और ओष्ठ में पैफ है भैम है। ठीक है, तो हमारा ए बी सी, ए का भी 2 हो गया, 2 1 4 और 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, हमारा बी ऑप्शन में बी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? फिर बताना हमें कौन से युग्म सही है। हर्ष और दीर्घ दे रखे, प्लुत दे रखे हैं। ठीक है, हर्ष दे रखे हैं, तो देख लेते हैं कौन सा इसमें से हमारा सही है। हर्षल स्वर कितने होते हैं? ये हर्षल स्वर को भी मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं? हर्षल स्वर कहते हैं। इनको एक मात्रिक शब्द भी स्वर भी कहा जाता है।
ठीक है। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। ठीक है, 4 होते हैं। पहला हमारा बिल्कुल सही है। दीर्घ स्वर, ठीक है, द्विमात्रिक स्वर इनको कहा जाता है। जिनके उच्चारण में हर्षव से ज़्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, देखो छोटी ही है, ये नहीं है क्योंकि ये हर्षव स्वर के अंतर्गत आएगा। दीर्घ स्वर में आ बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। सी अपना बिल्कुल सही है। बड़ा, बड़ी, ओ, ए, ओ, औ, ये होते हैं 7 दीर्घ स्वर। प्लुत में ई नहीं आता। ठीक है, ई नहीं आता, ओम होता है। ये आपको ध्यान रखना है भी। ठीक है, और हर्षव में, हर्षव स्वर में ऊ आता, बिल्कुल आता है। अभी मैंने बताया आ, ई, उ, री, तो ये भी ठीक है। तो अपना ए, सी और ई सही रहेगा। ए, सी और ई हमारा 3 ऑप्शन में है, 3 अपना सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग हमें बताना है कौन से शब्द है। 35वां क्वेश्चन आ गए हैं भाई हम। तो जो भिड़ंत, धनिया, रेणु, बुझोवल या रज्जु, तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। तो इस भिड़ंत स्त्रीलिंग है, जो धनिया है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। रेणु स्त्रीलिंग है भाई। बुझोवल ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। जो रज्जु है ये क्या है? एक स्त्रीलिंग है। तो ए, सी, ई ये हमारे ठीक रहेंगे। ए, सी, ई हमारा ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भाषा की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जो कथन सही है वो हमें बताने हैं। तो भाई ये भी विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, विकल्प के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो कौन से सत्य है? जो भाषा है ये पैतृक संपदा है? बिल्कुल नहीं भाई, पैतृक नहीं होती है भाषा। भाषा परंपरा है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता और प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है? नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है? ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाषा की व्याकरण संरचना समान होती नहीं भाई, अलग अलग होती है। तो अपना बी और डी बिल्कुल सही है और तीनों गलत है। बी और डी अपना 3 ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन अपना सही रहेगा भाई। आगे है हिंदी ध्वनियों के संबंध में, हिंदी ध्वनियों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी जो गलत है हमें वो बताना है। तो देखते हैं, जो दीर्घ से कुछ हर्षव हो उसे प्लुत कहते हैं। दीर्घ से कुछ हर्षव नहीं भाई, अभी तो मैंने आपको इसकी परिभाषा ही बताई थी। यही क्या, मुझे तो गलत लग रहा। आगे देखते हैं, ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता। बिल्कुल सही है। स्वर ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख्य विवर से निकलती है। बिल्कुल सही है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबाद गति से निकलती है। बिल्कुल सही है। तो भाई जो अपना ए ऑप्शन है यही गलत है, और क्वेश्चन में गलत पूछा कौन सा गलत है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, विकल्प दे रखे हैं, विकल्प के अकॉर्डिंग हमें मिलान करना है। 38वां क्वेश्चन है भाई अपना। तो देखते हैं, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी हुई है? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी बनी हुई है वो हमें बताना है। तो भाई मुनि से मौन, मुनि क्या है? जातिवाचक है। फिर मौन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा बन गई, जाति से भाववाचक। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो रक्त से रक्तिमा, संज्ञा से विशेषण, राष्ट्र से राष्ट्रीय, व्यक्तिवाचक से अपत्यवाचक संज्ञा, तो कुरु से कौरव। ठीक है, तो अपना भाई ए का 3 हो गया था ना, ए का 3, बी का 4, सी का 1, सी का 1 हो गया और डी का 2। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, 2 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही है। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, ये हमें बताना है। माँ बच्चे को खिलाती है, ठीक है। पिताजी अपने पुत्र को अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी सही है। आइसक्रीम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। लड़के ने कपड़ा सिलवाया। तो भाई पहला, दूसरा और चौथा ये तो प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है,
लेकिन जो 3 है ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण नहीं है। तो 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, यानी ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। और प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है तो उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आगे फिर भाई विकल्प है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो समास बताना है इसमें कौन सा समास है। तो बहुवीर्य के ही उदाहरण है, ठीक है। बहुवीर्य में ये बताना है बहुवीर्य के उदाहरण में से भी कौन सा है। तो देखते हैं, प्राप्तोदक, ठीक है। प्राप्तोदक ये किसका है भाई? जो प्राप्तोदक है ये समानाधिकरण बहुवीर्य है भाई। तो 1 का 2 हो गया, ठीक है। और इसका प्राप्त है उदक, क्या है? प्राप्त है उदक। उदक क्या होता है? जल। प्राप्त है उदक जिसको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो क्या होगा? ये समानाधिकरण बहुवीर्य के अंतर्गत आएगा भाई, ठीक है। शब्दों से मिलकर एक नए अर्थ की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार का समास जहाँ एक ही विभक्ति में हो उसे समानाधिकरण बहुवीर्य कहते हैं। अगला है भाई 1 का 2 हो गया, वीणा पाणी। जो वीणा पाणी है ये किसका है? ये व्याधिकरण बहुवीर्य का समास है। तो बी का 1 हो गया भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं वीणा पाणी का क्या अर्थ है? जिस वीणा पाणी का वीणी में जिसके वीणा है, पाणी में जिसके, पाणी यानी हाथ, तो वो कौन है? सरस्वती है, ठीक है। और व्याधिकरण बहुवीर्य कहते किसको है? ठीक है, जब विभिन्न विभक्तियों वाले शब्द मिलकर एक नए अर्थ की ओर इशारा करते हैं, इस तरह के समास को व्याधिकरण समास कहते हैं। तो भाई 1 का 2 था, बी का 1। आगे है मारा मारी। तो मारा मारी कौन सा समास रहेगा? तो मारा मारा है व्यतिहार बहुवीर्य समास। क्या भी? व्यतिहार बहुवीर्य समास। तो जो मारा मारी है, इस समास में एक ही क्रिया को बार बार दोहराया गया है। एक ही क्रिया उसको बार बार दोहराया गया है, जिस क्रिया की पारस्परिक प्रवृत्ति को दर्शाया है। इस प्रकार के समास को व्यतिहार बहुवीर्य समास कहते हैं। सचेत जो है ये कौन सा समास है? ये तो सचेत जो है तुल्य योग बहुवीर्य समास रहेगा। तो सी का 4, डी का 3 भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सचेत क्या है? इस समास है सचेत समास जो है इसमें स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। स प्लस में चेत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और जिस भी समास में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग होता है, ऐसा समास जहाँ साथ का भाव होता है उसे तुल्य योग बहुवीर्य समास कहते हैं। क्या भाई? जिसके तुल्य योग समास क्या होता है? ऐसा समास जहाँ साथ का भाव होता है उसे तुल्य योग बहुवीर्य समास कहते हैं। जैसे स प्लस में चेत, तो इसमें स क्या है? उपसर्ग हो गई और इसके साथ क्या है? चेत है, ठीक है। तो अपना 3 ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है, वो हमें बताना है। 41वां क्वेश्चन है, तो देखते हैं कौन सा गलत है। अपभाषा भाषा का वह रूप है जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है, ठीक है। तो यही क्या है? मुझे तो गलत लग रहा है। आगे भी देखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इस पर। जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य परिवार क्षेत्र में भी सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा लेती है। बिल्कुल सही है। पर्यटकों या राजनयिकों आदि द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा कहलाती है। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है, सही है। मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पूरक के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक कहलाती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा और सही है, पहला क्या है अपना गलत है। ए आंसर अपना सही रहेगा। इस क्वेश्चन का गलत पूछा था। आगे है भाई, नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा के भेदों के साथ मिलान करना। तो संज्ञा के भेद बताने हैं, शब्द दे रखे हैं और ये बताने हैं। अभी विकल्प है, ठीक है। ये बताना कौन सा शब्द कौन सी भाषा का
भेद है। तो देखते हैं वाराणसी, जो वाराणसी है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो 1 का 4 हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोना क्या है, सोना ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो 1 लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। जुलाहा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, तो अपना 2 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, किसान लाठी से खेत जोतता है। इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का अभाव है। अभाव पूछा भाई, किसान लाठी से खेत जोतता है, तो इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का क्या है, अभाव पूछा है। एक कौन सा अभाव है इसमें, तो आकांक्षा का, योग्यता का, कर्म का या संक्षिप्तता का। तो भाई इसमें योग्यता का क्या है, अभाव है। क्या है, योग्यता का अभाव है। 2 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। और अभाव क्यों है, खेत जोतने का कार्य हल या ट्रैक्टर से संभव है, लाठी से नहीं, ठीक है। किसान लाठी से खेत जोतता है, यहाँ से देखो, ठीक है, लाठी से नहीं जोतता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ लाठी और खेत जोतने की क्रिया के बीच में क्या है, अर्थगत संगति नहीं बैठ रही है, इसलिए इस वाक्य में क्या है, योग्यता का अभाव है भाई। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता। सर्वनाम में पूछा है, इनमें से कौन सा कारक नहीं होता है। संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, संबंध। तो भाई संबोधन है, ये क्या है, कारक नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी कारक के अंतर्गत आते हैं। 3 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। इकाई 1.4 हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप है, ये देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोगरी, मणिपुरी, मैथिली या छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो है इसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। डोगरी, मणिपुरी और मैथिली संविधान की अष्टम सूची में शामिल है। और संविधान की अष्टम सूची में 22 भाषाएं शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो किस में है, 343, 348, 349 या 351। तो 351 में भाई है। 4 आंसर अपना बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 351 है, इसमें हिंदी भाषा के विकास और सामासिक संस्कृति को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और 343 में क्या है, यह अनुच्छेद भारत की राजभाषा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा, इसके साथ ही भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप उपयोग किया जाएगा। 343 में लिखा हुआ है। और 348 में इस अनुच्छेद में क्या है, तो इसमें उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित, ठीक है, इसके अनुसार जो 348 अनुच्छेद है, इसके अनुसार जो न्यायालय है इसमें और कानूनों के निर्माण में अंग्रेजी भाषा का उपयोग होगा, जब तक कि संसद कोई अन्य प्रावधान न करते हुए। और 349 के अंतर्गत क्या आता है, इस अनुच्छेद में भाषीय मामलों से संबंधित है, ये है भाई 349 अनुच्छेद। और इसमें विशेष रूप से संसद द्वारा कुछ भाषाई मामलों पर कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश को आवश्यक बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में है बतानी है। नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। तो जो नेपाली भाषा है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में भी, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। क्या भाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। तो अनुच्छेद 343, 344, 346 या 348। जो 348 अनुच्छेद है इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अभी मैंने सभी अनुच्छेद आपको बताए हुए। 343 में क्या है, राजभाषा से संबंधित है। 344 में क्या है, इस अनुच्छेद में जो आधिकारिक भाषा के उपयोग और इसके विकास के लिए बनाई गई राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित है ये अनुच्छेद। और 346 अनुच्छेद ये केंद्र और राज्यों के बीच संचार की भाषा के बारे में है भाई। आगे है संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान है। तो भाई विकल्प है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, बिल्कुल सही है। शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, बिल्कुल सही है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। तीसरा देखते, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, नहीं भाई। और डी कौन सा है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी, नहीं। तो अपना ए और बी सही है। तो ए और बी दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे है भाई क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं भाई, इसके अकॉर्डिंग हमें करना है मिलान। तो देख लेते हैं। राजभाषा आयोग, ठीक है, राजभाषा आयोग जो है ये कब बना था। तो भाई 1955 ईस्वी में बना था। और किसकी अध्यक्षता में बना था, बीजी खेर की अध्यक्षता में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक का दो। राष्ट्रपति का जो आदेश है यो भी 1960, ठीक है, तो बी का 3 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे है राजभाषा अधिनियम, ये 1963 भाई। तो सी का 4। राजभाषा नियम ये 1976। तो 1, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के संदर्भ में उपयुक्त कथन हमें बताना। तो विकल्प है भाई, इसमें भी विकल्प के अकॉर्डिंग हमें बताना है, ठीक है, कौन कौन से सही कथन है। 7वां क्वेश्चन है अपना, अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि, नहीं भाई गलत, 343 के अकॉर्डिंग है। तो राजभाषा संसद ये समिति का गठन सन 1976 में हुआ, बिल्कुल हुआ था भाई, बिल्कुल सही है। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान सभा राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचार्य थे। ये क्या है, गलत है भाई, क्या है, गलत है। तो बी सही है, ए गलत हो गया, बी सही है, सी गलत हो गया। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है, बिल्कुल सही है भी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी सही हो गया, डी सही हो गया। और भाई भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी डी और ई सही है, तो इसमें सही पूछा था, अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे है राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य कौन कौन से हैं, ठीक है, राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हमें देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से सही है, वो कौन सा सही है, इसमें से देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो देख लेते हैं विकल्प है क्या, हाँ जी विकल्प दे रखे हैं, बिल्कुल सही है, होगी अभी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरे भाई बिल्कुल सही है। आगे है 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, ये गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है। आगे अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा की व्यवस्था की गई है, ठीक है, ये कथन भी सही नहीं है। आगे है अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है, ई और देख लेते हैं भाई। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकार प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ए डी और ई अपना सही रहेगा, ए डी और ई। तो ए डी और ई, तो ए डी और ई हमारा 4 ऑप्शन में है, 4 ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947
देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो उदय नारायण तिवारी, चंद्रशेखर शास्त्री, नरेंद्र देव या नारायण चतुर्वेदी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 को देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव जी थे भी। तीन आंसर बिल्कुल सही है। इकाई 1 की अपनी इकाई 1.5 है और लास्ट है ये इकाई देवनागरी लिपि विशेषता और उसका मानकीकरण। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हैं भाई। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम हमें बताना है। तो सही विकास क्रम बताना, पहले गुप्त ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, या नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, या ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, या गुप्त लिपि, नागरी लिपि, या ब्राह्मी लिपि, या देवनागरी। तो सबसे पहले आएगी ब्राह्मी लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, ये प्राचीन भारतीय लिपि है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जो नागरी लिपि ये ब्राह्मी लिपि से विकसित होकर प्रयोग में आई थी। गुप्त लिपि ये गुप्त साम्राज्य के काल से, ठीक है, हम इसका प्रयोग करने लग रहे हैं, जो नागरी लिपि की एक पूर्ववर्ती अवस्था मानी जाती है। देवनागरी लिपि यह नागरी लिपि का विकसित रूप है और वर्तमान में भारतीय भाषाओं विशेष रूप से हिंदी, संस्कृत, मराठी और कोंकणी के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथन हमें बताने हैं। तो क्या जो उपयुक्त है यानी सही है वो बताने हैं। तो देखते हैं देवनागरी लिपि के संबंध में। जैसे बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है, नहीं भी। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। ए भी सही है और अपना सी भी सही है, बी गलत है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी, नहीं भी गलत है, ये नहीं लिखी जाती है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है, बिल्कुल है। तो ए, सी और ए सही है। ए, सी, ए, सी और ए हमारे तीन ऑप्शन में, तीन ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे भी हिंदी भाषा के संदर्भ में वैज्ञानिक लिपि के गुणों से संबंध कौन से कथन असत्य है? तो कौन से कथन असत्य हैं ये आपको बताने हैं। तो वैज्ञानिक लिपि में लिपि चिन्ह भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन और स्वर के लिए अलग अलग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, एकाधिक नहीं, बिल्कुल सही है भाई ये भी। एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह हो सकते हैं, ये गलत है भाई। ठीक है, ए भी सही है, सी गलत है। डी देख लेते हैं। लेखन में लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक होता है, ये भी गलत है। सी भी गलत है और डी भी गलत है। दो चिन्हों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा था तो गलत अपना सी और डी ही है अभी। तो सी और डी हमारे एक ऑप्शन में है, एक ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है भाई, 1.6 और है, इससे भी एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है। तो सूची 1 और सूची 2 से हम सम्मिलित करते हैं। तो देख लेते हैं भाई, विकल्प दे रखे हैं नीचे, तो देख लेते हैं। सूची 1 में रचनाकार है और 2 में उनकी रचना है भाई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना रहेगी प्रद्युमन विजय, प्रद्युमन विजय। तो एक दो, लाला श्रीनिवास दास की कौन सी है? तो लाला श्रीनिवास दास की है प्रहलाद चरित्र। तो बी का एक, ठीक है, बी का एक हो गया। राधाचरण गोस्वामी, तो इनकी कौन सी? अमर सिंह राठौर, सी का 4। बाल कृष्ण भट्ट की है दमयंती स्वयंवर, ठीक है, डी का 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हमने जो हमारी पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास, ये हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमारे 2014 से लेकर 2026 जनवरी तक आए हैं वो हमने सभी देख लिए हैं। तो आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
तो भाई आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।